अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजा तारिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो वो वर्क क्या करता है, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है। यही है बेटा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अगर हम इसकी स्टेटमेंट पर गौर करें बेटा, वर्क डन ऑन ए बॉडी यानी किसी भी बॉडी पर जो वर्क किया जाता है तो वो क्या करता है, इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है। तो मैथमेटिकली बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू डेल्टा KE यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमने बेटा क्या करना है, इसको साबित करना है कि वाकई ही जब एक बॉडी पर वर्क होता है तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी वो चेंज हो जाती है। तो हम यहां कंसीडर करते हैं एक बॉडी हमारे पास है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी VI। इनिशियल वेलोसिटी VI से मूव कर रही है और अचानक से उस पर एक अदद फोर्स लगती है। वो फोर्स बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक क्या होगी, F इज इक्वल टू ma। फिर से समझिएगा बेटा, हमने एक बॉडी जो मूव कर रही थी किस वेलोसिटी से, VI वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उस पर एक फोर्स लगाई है। अब फोर्स लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी VI से चेंज होकर क्या हो जाती है, VF हो जाती है। अब इस दौरान VI से VF जब ये वेलोसिटी चेंज हुई है तो बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इस फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक बेटा ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, 2AS होता है, लेकिन हमारे केस में डिस्प्लेसमेंट है तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं 2AD इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहां से डिस्प्लेसमेंट बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, D को यहीं पर रखेंगे हम, 2A इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। ये ले बेटा, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखना चाहते हैं कि फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर वर्क हुआ है, तो वो वर्क कितना हुआ है हम वो वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए बेटा मैं इस फोर्स को इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो कि वर्क की इक्वेशन होती है। तो मैं यहां इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो मल्टीप्लाई करने से बेटा क्या आंसर आएगा हमारे पास, F बेटा लेफ्ट साइड को मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं यानी F मल्टीप्लाई बाय D। और राइट साइड को बेटा MA को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसकी राइट साइड से यानी MA मल्टीप्लाई बाय VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। बेटा ये A से A कैंसिल हो जाएगा, M जो है बेटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, MVF का स्क्वायर माइनस MVI का स्क्वायर और डिवाइड क्या हो रहा है, सब पर 2 डिवाइड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को दोनों के नीचे सेपरेट डिवाइड कर देंगे यानी क्या 1/2 MVF का स्क्वायर माइनस 1/2 MVI का स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, ये FD हमें पता है F मल्टीप्लाई बाय D, यहां पर क्या होगा, वर्क डन होगा। ये हमारे पास है वर्क डन। और ये ध्यान से देखिएगा बेटा, किसका फार्मूला है 1/2 MV स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा। लेकिन कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वाली, जो फोर्स लगने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी थी। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस बेटा ये इनिशियल वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी है तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल माइनस हो रही है, इसका मतलब दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखा जा सकता है, डेल्टा KE, जो कि हमारा प्रूफ है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है कि किसी भी बॉडी पर जो वर्क करते हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4.5, जिसका नाम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा, किसी भी बॉडी को मैं, ये बेटा आपके सामने अर्थ है और ये इसके इर्द गिर्द जो डॉटेड सर्कल है ये उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को शो कर रहा है।
ध्यान से देखिएगा बेटा, एक बॉडी है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस ऑफ अर्थ पर मौजूद है। इस बॉडी को अर्थ की सरफेस से मूव करवाना है और मूव करवाकर इसको लेकर जाना है ग्रेविटी के बाहर, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। और याद रखिएगा बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर वाले इलाके को हम यहां पर इंफिनिटी शो कर रहे हैं, इसको हम इंफिनिटी बोल रहे हैं। फिर समझिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, किसी भी बॉडी को अर्थ की सरफेस से इंफिनिटी तक यानी उस जगह पर मूव करवाना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहां से यहां मूव करवाने में बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने जितना वर्क किया है वही वर्क बेटा कहलाता है हमारे पास ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। फिर समझिएगा, किसी भी बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए, यानी उस जगह तक ले जाने के लिए जहां ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, यहां तक ले जाने में ग्रेविटी ने जितना वर्क किया है या ग्रेविटेशनल फोर्स ने जितना वर्क किया है वो वर्क कहलाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, यानी द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वर्क जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया इन डिस्प्लेस करने के लिए एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इंफिनिटी, उसको इंफिनिटी तक ले जाने में। और इंफिनिटी का क्या मतलब है, जहां पर वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम जीरो, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए वहां तक ले जाने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है उसी वर्क को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन पर, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन, यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। उसके लिए बेटा मैंने यहां पर कंसीडर किया है, सपोज करें बेटा ये हमारे पास है अर्थ और इसका मास है कैपिटल एम, और हमने क्या करना है, सरफेस ऑफ अर्थ से एक बॉडी को मूव करवाना है इंफिनिटी पर, यानी उस जगह पर जहां ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन उससे पहले हम ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने अर्थ के साथ कंसीडर किए हैं दो पॉइंट्स, 1 और n। बेटा हमें पता है कि जब भी बॉडी को मूव करवाया जाएगा तो बॉडी पर जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है वो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें उसकी वैल्यू पता है, जो कि कितनी होती है, F इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा वो वैल्यू हमारे पास है F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें बेटा कैपिटल M मैस ऑफ अर्थ है और स्मॉल m वो मैस है जिसको हम अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालने वाले हैं। तो उस मैस पर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू ये है बेटा, मैं इसको कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ये जो फोर्स की वैल्यू है ये कुछ रेंज तक कांस्टेंट रहती है, यानी सपोज कर लें ये इस रेंज तक फोर्स की ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसके बाद आप गौर से देखिएगा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इस फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मैंने यहां पर जिस रीजन में फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है, उस रीजन को मैंने 1 से n तक शो किया है, यानी पॉइंट 1 से लेकर n तक। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक बॉडी को, उस बॉडी को पॉइंट 1 से n तक लेकर जाऊंगा। फिर n तक ले जाने के लिए हमें पता है इस रीजन में यहां फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा इससे पिछले आर्टिकल्स में हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में पढ़ा था कि जहां पर फोर्स वेरिएबल हो वहां पर वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पैचेस में। तो यहां मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, इस पाथ को 1 से n तक का जो पाथ है इस पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, और इस तरह डिवाइड कर रहा हूं, और इस पाथ को मैं इस तरह डिवाइड कर रहा हूं कि हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो फोर्स है उसकी वैल्यू तकरीबन कांस्टेंट रहे। ध्यान से देखिएगा, मैंने बॉडी को मूव करवाना है 1 से n तक, और याद रखिएगा बेटा ये दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर मौजूद हैं। हम फिलहाल फील्ड के अंदर रहकर वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट पर हम इस पॉइंट को इंफिनिटी पर ले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा 1 से n तक डायरेक्ट मूव नहीं करवा रहा मैंने इस पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया, स्मॉल पाथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। यानी सबसे पहले मैं बॉडी को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर ले जाऊंगा, उसका वर्क कैलकुलेट करूंगा कि कितना वर्क हुआ, फिर पॉइंट 2 से 3 तक लेकर जाऊंगा तब वर्क कैलकुलेट करूंगा। इसी तरह हर एलिमेंट का, हर पाथ एलिमेंट का अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और लास्ट पर उन सबको ऐड कर देंगे, तो हमें वो वर्क मिल जाएगा जो बॉडी को पॉइंट 1 से पॉइंट n तक मूव करवाने में किया गया। तो सबसे पहले यहां पर कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हैं हम। ध्यान से देखिएगा बेटा,
मैंने बॉडी को 1 से 2 तक मूव करवाना है, लेकिन इस पॉइंट 1 का अर्थ के सेंटर से, इस पॉइंट 1 का बेटा अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है, मैं उसको यहां पर लिख रहा हूं स्मॉल r1, पॉइंट 1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इसी तरह जिस पॉइंट तक मैंने बॉडी को लेकर जाना है, यानी पॉइंट 2 का अर्थ के सेंटर से कितना फासला है बेटा, उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं r2, ये आ गया r2। अब इन दो पॉइंट्स का आपस में कितना फासला है बेटा, याद रखिएगा ये दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा करीब है एक दूसरे के। ये फासला इतना कम लिया था ताकि यहां पर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रह सके। बेटा इस फासले को, यानी पॉइंट 1 और 2 के दरमियानी फासले को मैं डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेल्टा आर से शो कर रहा हूं। एक और आखिरी बात, यहां पर पॉइंट 1 और 2 के मिड पॉइंट का, यानी दरमियानी पॉइंट का अर्थ के सेंटर से कितना फासला ले रहा हूं मैं बेटा, उस फासले को, उस डिस्टेंस को मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं आर से। ले बेटा हमारी फिगर मुकम्मल हुई। फिर देखिएगा यहां से पॉइंट 1 का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है r1, पॉइंट 2 का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है r2, दोनों पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस कितना है डेल्टा r, और दोनों पॉइंट्स के मिड यानी दरमियानी पॉइंट का अर्थ के सेंटर से फासला मैंने क्या लिखा है r, उसको मैंने मेंशन यहां पर किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन को। ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैंने बॉडी को 1 से 2 तक मूव करवाना है, तो देखिएगा गौर से देखिएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास है r2। r2 बेटा कितने डिस्टेंस से मिलकर बना है, एक r1 और दूसरा डेल्टा r। फिर गौर से देखिएगा ये r2 डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है मेरे पास, डेल्टा r और r1 से मिलकर बना है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा r2 क्या चीज है हमारे पास, r1 यानी ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस डेल्टा r प्लस डेल्टा r। इसको बेटा मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां से अगर मैं डेल्टा r निकालना चाहूं, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, तो बेटा यहां से डेल्टा r क्या निकल आएगा, डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। ये हो गई बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब आखिरी पॉइंट हमारा क्या रह गया यहां पर, ये जो मिड पॉइंट का डिस्टेंस है। और बेटा मैथमेटिक्स में हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला जानते हैं कि मिड पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। मिड पॉइंट यानी r का डिस्टेंस r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, और इसको डिवाइड हमने किस पर किया है, 2 पर डिवाइड किया है। अब देखें क्या हमारे पास इन दोनों में से किसी की वैल्यू है। देखें बेटा हमारे पास r2 की वैल्यू यहां पर मौजूद है, तो मैं ये r2 की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसमें। तो r यानी मिड पॉइंट का डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2 मेरे पास क्या है बेटा, r1 प्लस डेल्टा r, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब देखिए बेटा r1 प्लस r1 क्या हो जाएगा, 2r1, 2r1 डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 बेटा दोनों के नीचे यकसां डिवाइड हो रहा है, इसको मैं सेपरेटली दोनों के नीचे डिवाइड करने जा रहा हूं। r इज इक्वल टू 2r1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r हमारे पास क्या बचा बेटा, ध्यान से देखिएगा r हमारे पास क्या है, r की वैल्यू हमारे पास आ गई r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2। अब देखिएगा असल में हम यहां करना क्या चाह रहे हैं, ये जो फोर्स ग्रेविटी की फोर्स है, हम उसकी वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं ताकि हमें वो फोर्स मिल सके जो पॉइंट 1 से 2 तक मूव करने के दौरान ग्रेविटी ने उस बॉडी पर लगाई है। तो यहां से मुझे r का स्क्वायर चाहिए, r के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। r तो मैंने फाइंड कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसका दोनों जानिब स्क्वायर लूंगा, यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। मैं इसको स्क्वायर करने जा रहा हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इधर बेटा आ जाएगा r का स्क्वायर, और इस साइड पर r1 डेल्टा r डिवाइडेड बाय 2 इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, अब होल का स्क्वायर कैसे ओपन होता है, सपोज कर लें ये हमारे पास a है और ये सेकंड वाली b है, तो उसमें क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर यानी डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ए बी होता है। 2 ए बेटा हमने क्या लिया हुआ है R1 और बी हमने क्या लिया हुआ है यहां पर डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर 4 R1 डेल्टा आर। अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ध्यान से देखिएगा ये डेल्टा आर हमारे पास क्या चीज है। डेल्टा आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 जो कि मैंने आपको बताया था वेरी 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 स्मॉल है। अब एक क्वांटिटी जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल है फॉर एग्जांपल 0.01 डेल्टा आर जो कि बहुत स्मॉल है। एक स्मॉल क्वांटिटी का बेटा जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो मजीद स्मॉल हो जाती है और फिर जब उस मजीद स्मॉल को हम 4 पर डिवाइड कर रहे हैं यानी उसका चौथा हिस्सा बना रहे हैं तो वो वेरी 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 स्मॉल हो जाएगी यानी इतनी स्मॉल कि उसको यहां से नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बीइंग वेरी स्मॉल ये इतनी छोटी है कि इसको क्या किया जा सकता है नेग्लेक्ट किया जा सकता है। बीइंग स्मॉल कैन बी नेग्लेक्टेड इसको यहां से नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अब जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर। अब यहां देखिएगा डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास क्या है डेल्टा आर की वैल्यू बेटा हमने इक्वेशन नंबर 3 में यहां निकाली हुई है इसकी। तो मैं यहां इक्वेशन नंबर 3 यूज करते हुए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यूज करते हुए इस डेल्टा आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R1 और डेल्टा आर हमारे पास क्या है R2 माइनस R1 R2 माइनस R1। ऐसे करते हैं इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं R स्क्वायर R1 का स्क्वायर R1 R2 बेटा इस R1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को अगले वाले से माइनस R1 का स्क्वायर आ जाएगा और फौरन से बेटा एक बात देखिएगा ये प्लस का R1 स्क्वायर और ये माइनस का ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे तो R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी R1 ये देखिए बेटा ध्यान से R1 R2। ये फाइनली हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब हम इसको ये वो वैल्यू हमारे पास आएगी फोर्स की जो 1 से 2 तक मूव करवाते वक्त ग्रेविटी ने फोर्स उस मैस पर लगाई थी। तो मैं क्या करने जा रहा हूं इसको अब इस R1 स्क्वायर की वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूं इस R1 स्क्वायर को मैं पुट करने जा रहा हूं किसमें पुटिंग इन इक्वेशन नंबर ये 1 जो हमारे पास इक्वेशन नंबर है उसमें मैं पुट करने जा रहा हूं। अच्छा बेटा ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है जो कितनी है R1 R2। अब ये वो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है जो 1 से 2 तक जाते वक्त ग्रेविटी ने उस बॉडी पर फोर्स लगाई थी। अब हम देखते हैं कि इस हिस्से में वर्क डन कितना हुआ है इस हिस्से में मूव करते वक्त वर्क डन की वैल्यू क्या है। नाउ अब हम फाइंड करते हैं W पॉइंट 1 से 2 तक मूव करते हुए कितना वर्क हुआ उसकी वैल्यू। बेटा फार्मूला क्या होगा हमारे पास हमें पता है F डॉट डी वर्क डन का फार्मूला होता है। लेकिन हमारे केस में बेटा देखिएगा 1 से 2 तक मूव करवाया यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी है डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है यहां। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं बेटा F डॉट डेल्टा आर। अच्छा अब इसको ओपन करते हैं F डेल्टा आर कॉस थीटा। अब सवाल यह है यहां पर एंगल कितना होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दौरान। बेटा गौर से देखिएगा डिस्प्लेसमेंट हम 1 से 2 की तरफ यानी अपवर्ड डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं और ग्रेविटी की फोर्स किस तरफ लगती है बेटा डाउनवर्ड लगती है यानी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और फोर्स डाउनवर्ड है। तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा। 180 डिग्री हमें पता है
cos 180 कितना होता है, -1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -f डेल्टा आर। लेकिन यहां काम खत्म नहीं हुआ हमारा। फोर्स की वैल्यू बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, हम फोर्स की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। माइनस एफ की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, जी एम एम ओवर R1 R2। बेटा डेल्टा आर की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद थी, इक्वेशन नंबर 3 में मौजूद थी, जो कि क्या थी, R2 माइनस R1। इसको मजीद सिंपल करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। बेटा ये R1 ओवर R2 मैं इसके नीचे लिखने जा रहा हूं, यानी अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं इसको, जी एम एम डिवाइडेड बाय जी एम एम, यहां आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। और ये वो वर्क है जो पॉइंट 1 से 2 तक ले जाने के दौरान ग्रेविटी ने किया। मजीद बेटा सिंपल करते हैं, ये R1 R2 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो मैं इनको सेपरेट डिवाइड करने जा रहा हूं। सेपरेट का क्या मतलब है, 1 से 2 तक का वर्क माइनस जी एम। बेटा माइनस के बारे में याद रखिएगा, माइनस किस वजह से आया है कि फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड थी, यानी फोर्स बॉडी को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, माइनस। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब मैं ये सेपरेट डिवाइड करने जा रहा हूं, यानी R2 के नीचे अलग से डिवाइड कर रहा हूं, माइनस R1 के नीचे अलग से डिवाइड कर रहा हूं। अब देखें बेटा, ये R2 इस R2 से कैंसिल, R1 इस R1 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो वर्क हमारा क्या निकला यहां पर 1 से 2 तक ले जाने में, माइनस जी एम एम ओवर इज इक्वल इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। बेटा अभी तक हमने वो वर्क निकाला जो पॉइंट 1 से 2 तक जाने में ग्रेविटी की फोर्स ने किया। अब इसी सिमेट्री को यूज करते हुए हम निकालेंगे 2 से 3 तक का वर्क और 3 से 4 तक और अप टू सो ऑन कहां तक, n तक ले जाने का वर्क। सिमिलरली बेटा इसी सिमेट्री को इस्तेमाल करते हुए एक बात पे गौर कीजिएगा, जब 1 से 2 तक जाने में वर्क किसके बराबर है, यहां 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। इसी तरह बेटा नेक्स्ट पैच पर अगर आपने मूव करना है, यानी 2 से 3 तक, 2 से 3 तक ले जाने में कितना वर्क होगा, इसी सिमेट्री को यूज करते हुए माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर। बेटा 2 से 3 तक है तो 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। इसी तरह 3 से 4 माइनस जी एम एम 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4। इसी तरह बेटा ये चलता जाएगा और आखिरी वाला जो वर्क है, यानी n से पिछले वाले पॉइंट से, फिर देखें बेटा पहले हमने 1 से 2 तक का वर्क निकाला, फिर 2 से 3 तक, फिर 3 से 4 तक, इसी तरह चलता जाएगा और n से पिछला वाला जो एलिमेंट है हमारा, वहां से n तक जाने में कितना वर्क हुआ। अब सवाल है जो पिछला वाला पॉइंट है इसका नाम क्या रखेंगे। बेटा ये 4 है ये 4 है हमारे पास और ये 3 है, यानी इस 3 को लिखा जा सकता है 4 माइनस 1, यानी 4 से एक पिछला वाला एक कम। उसी तरह इस n से पिछले वाले को क्या लिखा जा सकता है, n से एक डिजिट कम, यानी एक पिछला वाला n माइनस 1, यानी n माइनस 1 से n तक जाने में कितना वर्क हुआ, हम वो लिखने जा रहे हैं। w n माइनस 1 से n तक जाने में कितना वर्क हुआ, माइनस जी एम एम 1 ओवर, बेटा n माइनस 1 से r n माइनस 1 माइनस 1 ओवर r। ले बेटा ये वो हमने सारे वर्क कैलकुलेट कर लिए जो पॉइंट 1 से n तक जाने में हमने वर्क जो ग्रेविटी की फोर्स ने किया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो हम इन सारे वर्क्स की वैल्यू को एड अप करेंगे। अब बेटा मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं यहां पर टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन बेटा कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, मैं इसको लिख रहा हूं W टोटल। ये किसके बराबर होगा, सारे वर्क्स की वैल्यू को बेटा ऐड कर रहा हूं, 1 से 2 तक का वर्क प्लस 2 से 3 तक का वर्क प्लस 3 से
4 पॉइंट तक का वर्क और अप टू सो ऑन। लास्ट वाले को हमने क्या लिखा था, n-1 यानी n से पिछले वाले पॉइंट से लेकर n तक जाने में जो वर्क हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज बेटा हमने फाइंड आउट की हुई हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इनको। बेटा W1 से 2 तक हमारे पास क्या है, 1 से 2 क्या है, -GMM इंटू 1/R1 -1/R2 माइनस। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने माइनस मेंशन किया है क्योंकि अगली वाली जो 2 से 3 तक है उसके स्टार्ट में माइनस मौजूद है। GMM 1/R2 -1/R3 माइनस बेटा इसी तरह अप टू सोन काम चलता रहेगा, -GM। इसको नेक्स्ट एक और पॉइंट भी मेंशन कर लेते हैं, GMM 2 से 3 अब आएगा 3 से 4, 3 से 4 और इसी तरह बेटा आगे अप टू सोन चलता रहेगा और कहां तक जाएगा, -GMM डिवाइडेड इंटू 1/Rn-1 से लेकर Rn तक जो वर्क डन। अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन क्या हमारे पास आ रहा है, उसको कॉमन लेते हैं। -GMM सब क्वांटिटीज में मौजूद है तो इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, -GMM को जब मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ ये वैल्यूज, सिर्फ ये वाली वैल्यूज। तो मैं क्या करता हूं, इनको डायरेक्ट लिख लेता हूं, 1/R1 -1/R2 प्लस, बेटा ये माइनस तो बाहर कॉमन ले लिया हमने तो यहां बचा प्लस, अंदर क्या रह गया, R2 1/R3, ये माइनस था कॉमन आ गया तो प्लस हो गया बेटा 1/R3 1/R4 और ये प्लस अप टू सोन प्लस 1/Rn-1 माइनस Rn। ये हमारे पास अंदर कॉमन लेने के बाद ये चीजें बच गई। अब एक बात पे गौर कीजिएगा बेटा, मैं एक इसको सर्कल कर रहा हूं, यहां पर इसको सर्कल किया, जरा गौर से देखिएगा, ये -1/R2 है और इससे अगला वाला +1/R2 है, यानी ये अगला वाला इस पिछले वाले से कैंसल आउट हो गया। इसी तरह ये प्लस का 1/R3 है और ये माइनस का 1/R3 है, तो ये अगला वाला भी पिछले वाले से कैंसल हो गया। इसी तरह इससे अगला जो है वो इससे कैंसल हो जाएगा और कैंसल होते होते ये वाला भी अपने पिछले वाले से जो इससे पीछे मौजूद होगा, यानी ऑब्वियस सी बात है इसके पीछे -1/Rn-1 होने वाला है, ये उससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो बाकी कितनी चीजें बची हमारे पास बेटा, 2 क्वांटिटीज बची। तो W टोटल हमारे पास आ गया -GMM इंटू, बेटा एक बचा हमारे पास 1/R1 माइनस दूसरा बचा 1/Rn। ध्यान से देखें बेटा, ये वो वर्क डन है जो बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स ने किया पॉइंट 1 से n तक जाने में। पॉइंट 1 से n तक जाने में जो टोटल वर्क डन हुआ है वो हमारे पास ये मौजूद है। लेकिन हमने इस सवाल के स्टार्ट में देखा था कि हमने तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से फील्ड के बाहर लेकर जाना था, यानी इंफिनिटी पर लेकर जाना था। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको मूव करवा दिया गया है यहां से कहां पर, इंफिनिटी पर। यानी अब यहां पर एक कंसीडरेशन ऐड करेंगे, लेट कि जो पॉइंट n है, पॉइंट n हमारे पास जो मौजूद है, पॉइंट n वो कहां पर मौजूद है, is at infinity। अगर वो इंफिनिटी पर है, यानी n पॉइंट हमारा इंफिनिटी पर है, तो n पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना हो जाएगा। फिर समझिएगा बेटा, अगर n पॉइंट इंफिनिटी पर चला गया है तो Rn का फिर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में बेटा जो लेटेस्ट हमारे पास इक्वेशन आई है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब हम
ये आर एन इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी आर एन की वैल्यू मैं यहां पर सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूं, यानी डब्ल्यू टोटल जो है मेरे पास बेटा, टोटल माइनस जी एम इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/, बेटा आर एन को मैं यहां क्या पुट करने जा रहा हूं, इंफिनिटी पुट करने जा रहा हूं, यानी 1/∞। और हमें पता है कि 1/∞ बेटा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यह इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास बेटा, डब्ल्यू टोटल यानी टोटल वर्क डन माइनस जी एम इंटू 1/R1 माइनस, बेटा 1/∞ का आंसर आ गया 0। तो टोटल वर्क डन एक बॉडी को पॉइंट 1 से इंफिनिटी तक ले जाने में कितना हो गया बेटा, वो माइनस जी एम ओवर R1। ये वो वर्क डन है बेटा, ये वो वर्क डन है जो एक बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स ने किया जब उसको पॉइंट 1 से इंफिनिटी तक ले जाया गया। तो ये वो वर्क डन की वैल्यू, और हमें पता है कि इसी वर्क डन को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसी वर्क डन को बेटा मैं मेंशन कर सकता हूं यू से। यू का क्या मतलब है बेटा, हमारे पास यू यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। यू इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर R1। ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि बॉडी को, ये वो वर्क डन है जो बॉडी को पॉइंट 1 से इंफिनिटी तक मूव करवाने में ग्रेविटी की फोर्स ने किया। लेकिन अगर इस बॉडी को पॉइंट 1 से इंफिनिटी तक ना ले जाया जाता, सरफेस ऑफ अर्थ पर अगर ये बॉडी मौजूद होती, अगर ये बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी पर ले जाई जाती, यानी कितने फासले से बेटा, हमें पता है ये फासला कितना होता है हमारे पास, कैपिटल R, यानी इतने फासले से नहीं बल्कि इतने फासले से इंफिनिटी पर ले जाई जाती तो इसकी वैल्यू क्या होती। तो बेटा इस केस में हम R1 नहीं पुट करेंगे अपना डिस्टेंस, बल्कि क्या पुट करेंगे, R, कैपिटल R, जिसको रेडियस ऑफ अर्थ भी कहते हैं। फिर समझे बेटा, ये वो वैल्यू है एनर्जी की जो R1 से इंफिनिटी तक जाते वक्त है उसके पास। लेकिन अगर सरफेस ऑफ अर्थ से बॉडी को मूव करवाया जाए, यानी कितने डिस्टेंस से, कैपिटल R, यानी रेडियस ऑफ अर्थ जितने डिस्टेंस से अगर उसको मूव करवाया जाए, तो इस केस में बेटा R1 को मैं क्या पुट करूंगा यहां पर, कैपिटल R। तो यहां पर अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ug इज इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय, बेटा ध्यान से देखिएगा यहां R1 की जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल R। ये वो वर्क डन है जो बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक ले जाने में, और ये वो वर्क है जो बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया पॉइंट 1 से इंफिनिटी तक ले जाने में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एक तो ये हमारा वो डेरिवेशन हमारी मुकम्मल हुई, ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, माइनस यहां पर क्या शो कर रहा है। आपको सवाल के दौरान मैंने कहा था कि माइनस पर गौर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनस यहां आया क्यों था, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड थी और हमारी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड थी। ग्रेविटी बॉडी को मुसलसल डाउनवर्ड खींच रही है। यहां माइनस ये शो कर रहा है कि ग्रेविटी की फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी बॉडी को अपनी तरफ मूव करवाने की कोशिश कर रही है। यहां पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि नेगेटिव साइन शोज दैट ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमारे पास है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक अट्रैक्टिव फील्ड है, यानी ये अट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, इज अट्रैक्टिव। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।